जो कहते जाते हैं हम उनको बताते हैं कि 70 सालों में हम कांग्रेस वालों ने देश चलाया है, हिंदुस्तान को मजबूत बनाया है। IIT संस्थानों में, राइट टू एजुकेशन में, टेलीकॉम क्रांति में, ग्रीन रेवोल्यूशन में, एम्स की सौगातों में, सेहत की बातों में, बिछती सड़कों में, रेल नेटवर्कों में, डैम में और जल में, भाखड़ा नांगल में, ग्रोथ इंडस्ट्रियल में, गरीबों को अधिकार दिलाया है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में, इसरो के रॉकेट में, खाद्य सुरक्षा में, देश की रक्षा में, BSF फॉर्मेशन में, लिबरलाइजेशन में, मनरेगा की शान में, आधार की पहचान में, देश को यहाँ हमने पहुँचाया है। हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। चाहे वो MSP की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया। मेरे नौजवानों का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। विमेन डिग्निटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। The ideology of the BJP and the RSS views women as objects and as second-class citizens. दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, OBC, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। देश में श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो मुझ पर। लक्ष्य यही है कि मेरे देश के मजदूर का खिलाफ, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी और श्रमिक के लिए न्याय। देश में बैलेट से ही चुनाव हो और फिर से बैलेट आए, इसके लिए हम लोग 2018 से कार्यरत है। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम फोरम, ये तमाम भारत की जो नागरिक है उनके ओर से आयोजित किया हुआ यह फोरम है और हजारों के तादाद में हम लोगों ने न जाने कितने सारी सभाएं ली ईवीएम बैन के लिए। यही नहीं, यह अभियान हम लोग विदर्भ में और मुंबई तक लेके गए। बाद में कोरोना आया तो डोर टू डोर हम लोग इसका प्रचार कर रहे थे और अभी जनता भी यह चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो।
क्योंकि जनता समझ चुकी है कि हमारे वोट की चोरी हो रही है ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आप सभी दुनिया को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकता है। धरती पे हम लोग चंद्रयान को कंट्रोल करते हैं और जिस देश ने ईवीएम मशीन बनाई है खुद वह देश इस्तेमाल नहीं करता, बैलेट से चुनाव होता है। इतना ही नहीं, करीबन 200 जो देश है इस दुनिया में है, उसमें से सारे के सारे देश, सिर्फ गिने चुने 4 से 5 देश छोड़े तो पूरे देश बैलेट से ही चुनाव लेते हैं। तो हमारे चुनाव आयोग ने बैलेट से चुनाव लेने के लिए क्या दिक्कत है, और यह हमारा राइट टू वोट यानी फंडामेंटल राइट्स है। अगर इसकी चोरी होती है तो ये जनता का अपमान है। यहाँ रोकना चाहूंगा मैम, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि यदि किसी भी तरह कोई हैक कर सकता है तो सामने आकर हैक कराए, तो क्यों नहीं ये संभव हो पाता? फिर देखो, जो चुनाव आयोग बोलता है और कहता है कि हम लोगों ने जो भी कैंडिडेट्स है, एक्सपर्ट्स है, कि वो मशीन को हैक करके दिखाए, लेकिन वो इनविटेशन देते ही नहीं, न्योता देते नहीं। हम लोगों ने कितनी बार बोला, सिर्फ उनकी फॉर्मेलिटी बोलने की बात है, लेकिन असल में रियल फैक्ट यह है कि वह लोग नहीं बुलाते। ऐसे कितने ही एक्सपर्ट है खुद जो सीईओ रह चुके बराक ओबामा के, डॉक्टर माधव देशपांडे जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, वो खुद बोल रहे कि ईवीएम मशीन मैनिपुलेट होते ही करके और क्या चाहिए। और इतना ठीक है वो मैनिपुलेट होते, हैक होते, ये अलग बात है, लेकिन देश की जनता जब बोल रही बैलेट चाहिए तो बैलेट से चुनाव क्यों नहीं। इसी तौर पे हम लोगों ने 17 फरवरी को देश की पहली सभा ली इस नागपुर के क्रांति भूमि में, जिसमें 50,000 से भी ऊपर लोगों ने शिरकत की। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता खुद हमारे डायस पे आके बोल रहे थे कि अभी आज देश में किसानों की हालत बहुत खराब है। आज का किसान कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। सरकार हर बार चुनाव में वादा करती है कि हम आपको एमएसपी पे गारंटी देंगे, आपके अनाज का भाव इतना कर देंगे। इस वादा खिलाफी को देखते हुए आज किसान इतना परेशान है और कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है। हमारा जो देश है, सरकार कहती है किसान प्रधान देश, लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि अभी दिल्ली बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, वो अगर ये किसान प्रधान देश होता तो वो दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन नहीं चलता। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है। एक आम किसान अपने हक की लड़ाई इस स्वतंत्र देश में नहीं लड़ सकता, तो ये सरकार के लिए धिक्कार की बात है। कांग्रेस सरकार है, उसने एमएसपी की गारंटी दी है। अगर देश प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो सरकार किसान के हक की सरकार होगी। एमएसपी का हक हर किसान को दिया जाएगा। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। भाजपा का फ्रंटल बनने को किसने कह दिया था? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब तो भाजपा का फ्रंटल बन के खड़े हैं। आज की तारीख में अगर चुनी हुई सरकार गिरानी है, अगर किसी को डरा धमका के अपने में मिलाना है, अगर कहीं पर नीलामी लगानी है एमएलएज और एमपीज की, तो आजकल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भेजा जाता है। एक के बाद एक चुनाव देख लीजिए, एक के बाद एक राज्य देख लीजिए, ऊपर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर अब्दुल्ला के खिलाफ एजेंसीज हैं, फिर हरियाणा आ जाइए हुडास के खिलाफ है, झारखंड चले जाइए सोरेन जी के खिलाफ है, वेस्ट बंगाल चले जाइए ममता जी के खिलाफ है, बिहार चले जाइए लालू जी के खिलाफ है, यूपी में आ जाइए अखिलेश और मायावती जी दोनों के खिलाफ है, राजस्थान चले जाइए गहलोत जी के खिलाफ है, मध्य प्रदेश आ जाइए, छत्तीसगढ़ आ जाइए भूपेश बघेल के खिलाफ है, महाराष्ट्र चले जाइए रोहित पवार से लेकर अशोक चव्हाण, अजीत पवार सबके खिलाफ थी। अब दो लोगों ने दामन थाम लिया, मामला साफ चकाचक। तमिलनाडु चले जाइए स्टालिन के खिलाफ है, कर्नाटक में डीके शिव कुमार के खिलाफ है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी ईडी से डरने वाला है। मुझे लगता है कि अगर आज आप विपक्ष में हैं और आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको चिंता होनी चाहिए। यू शुड वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर। हमें फक्र होता है अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे पीछे आती है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमने मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ाई हुई है। ये पहली बात मैं कहना चाहती हूं। दूसरी बात, और मैं थोड़ी जरूरी बात यहां पे कहना चाहती हूं, मैं तू मैं के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो किसने क्या कुछ भी, सारी बातें छोड़ दीजिए। दो तथ्य बिल्कुल सामने आ गए हैं कि दो तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके। एक वो जब इलेक्टोरल बॉन्ड बिका, उसके बाद कंपनी खरीदा गया और कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो कट लेकर चंदा दो धंधा लो हुआ। और दूसरा, डेट वाइज मेरे पास डेटा है यहां पर, तमाम ऐसी कंपनियां जिनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती है, हफ्ते 10 दिन अगले महीने जब विंडो खुलती है वो बॉन्ड खरीदते हैं, मामला शांत हो जाता है। मैं एक बात यहां पर और रखना चाहती हूं,
एक पत्रकार हैं पूनम अग्रवाल जी, उनके साथ मैंने थोड़ा काम भी किया है एक पुराने चैनल में। उन्होंने बड़ा निर्भीक इस पर इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने अप्रैल 2018 में एक बॉन्ड खरीदा था 1000 रुपए का, खोजी पत्रकारिता करती है, उन्होंने खरीदा था। एसबीआई ने वो डेटा अक्टूबर 2020 में कैसे दिखा दिया, पहली बात। दूसरी और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक स्टोरी आ गई है। उस स्टोरी में यह है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपायर करता है 15 दिन बाद, तो किसी के पास कोई साधन नहीं है, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में जाता है। लेकिन 23 मई 2018 को एक्सपायर्ड बॉन्ड को अरुण जेटली जी के कहने से भाजपा को बेचा गया। ये कैसे हुआ? तो इन सब बातों का जवाब कौन देगा? इन सब बातों का कौन जवाब देगा कि ये वसूली का गैंग, वसूली का रैकेट कैसे चल रहा था? तो ये सुप्रिया आप ये एस्टैब्लिश कर रही हैं 50 घंटे कि ईडी, सीबीआई और आईटी पॉलिटिकल टूल है, ऐसा मानू ना? मैं साबित नहीं कर रही हूं, मैं डंके की चोट पर बोल रही हूं। जिस मंच से मिलेगा बोलूंगी। पॉलिटिकल टूल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं। तो फिर जब आप 14 दलों के साथ और कांग्रेस सहित 14 दलों के साथ जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सुप्रिया, फिर ये सवाल तो बनता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका को सुनने लायक, हियरिंग के लायक लिस्ट क्यों नहीं करता? गए थे आप सुप्रीम कोर्ट? मैं सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हवाला देते हुए मैं ये कहूंगी कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही आदमी को आप 3-3, 4-4 बार एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं स्पेशल डायरेक्टर के लिए?